नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं लाश ही दे दो सरकार। तो हमारी खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं लाश ही दे दो सरकार, और इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। एकदम से अन्नदाता किसान के बीच में गया है। बाजरा की खरीद सरकार लगातार किसानों से कर रही है। इसमें भी अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार की खरीद भी हुई है। मक्का की खरीद भी सरकार सीधे अन्नदाता किसानों से कर रही है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 60,000 महिलाओं को, महिला स्वयंसेवी समूह को सीडलिंग की व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया गया है। और मैं बताते हुए मुझे प्रसन्नता कि अन्नदाता किसान को उन्नत नस्ल का बीज प्राप्त हो, इसके लिए प्रदेश में हम लोग लखनऊ में कृषि विभाग के द्वारा इस कृषि विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में अन्नदाता किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज और सम कृषि के लिए प्राप्त हो सके, इसके लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। और यह जो बीज पार्क होगा, जो सीड पार्क होगा, यह हम किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह समर्पित कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए यह सीड पार्क उनके नाम हम लोग यहां पे लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के साथ साथ 26 जनपदों को यूपी एग्रीज के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के निवेश एक नए प्रस्ताव के साथ सरकार सामने आई है। और मुझे प्रसन्नता है, अन्नदाता किसानों के हित के लिए एक बड़ी स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर मंडी में, खासतौर पर जनपद स्तर की मंडी में पहले चरण में हम लोग करेंगे, या जनपद की जो मंडी होगी, माता सबरी के नाम पर कैंटीन की व्यवस्था, जहां पे सस्ते में अन्नदाता किसानों को चाय में भोजन की सुविधा मिल सके। और यह व्यवस्था हम लोग इस बार से लागू करने हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से हम लोगों ने 2019 में बटाईदार किसान और किसान फैमिली के साथ बटाईदारों को भी शामिल किया था। और मुझे प्रसन्नता है, इस बार के बजट में भी हमने 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था कृषि दुर्घटना बीमा योजना के लिए अन्नदाता किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में जो आप बार बार निराश्रित गोवंश के बारे में टिप्पणी करते हैं, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि ये गोवंश किसका है। दूध आप पीते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वहन करके गौ माता को सड़कों पर भटकने नहीं देंगे। हमने उनको लिए गो आश्रय स्थल बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। ग्रामीण क्षेत्र में 7,713 गौ आश्रय स्थलों को हम लोगों ने अब तक संचालित किया है, जिसमें 12,50,000 से अधिक गोवंश आज के दिन पे संरक्षित है। और इसके साथ साथ पशुपालकों को भी 1,05,000 गोवंश हमने 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश हमने उन्हें सुपुर्द किया है, जिसमें हम पर गोवंश 50 रुपये पर डे का, यानी 1500 हर महीने उस किसान को उपलब्ध करवाते हैं एक गोवंश पर। और 1-4 तक गोवंश रखने का अधिकार हमने दिया है, निराश्रित गो आश्रय स्थल पर दिया है। और इस बार निराश्रित गोवंश के लिए भी हम लोगों ने 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट प्रस्तावित किया है। महोदय, शिक्षा ये और स्वास्थ्य ये मानव पूंजी की पोटेंशियल है। और इसलिए हमारी सरकार ने
आने के बाद से एक नियोजित तरीके से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमिता, ये सभी विषयों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम किया है। मैं इस विषय खासतौर पर कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम हमने 2017 में प्रारंभ की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, लगभग 95% से अधिक विद्यालय इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अच्छे फ्लोरिंग की व्यवस्था है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल व्यवस्था है, सोलर पैनल है, डिजिटल लाइब्रेरी है और भी अन्य सुविधाएं वहां देने की व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छे वो बने हैं। बेसिक शिक्षा यानी ये उन सभी विद्यालयों में हुआ और इसकी इस बार भी हमने बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तुत की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ की व्यवस्था की है और प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट स्कूल के रूप में उन्हें बनने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में की है। युवा, हमारा युवा अपार ऊर्जा का, उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण, इसके लिए एनसीसी के एकेडमी व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। हमने बजट की व्यवस्था, जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है और साथ साथ जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक हैं, खासतौर पर पॉलिटेक्निक, उसमें न्यू एज कोर्सेज को, जो नई तकनीक से जुड़े हुए कोर्सेज हों, उनको हम लागू करके उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में या आज की उस तकनीक को 3D प्रिंटिंग के बारे में, अन्य सभी तकनीक के बारे में हमारा युवा जान सके, इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसके लिए भी यहां पर प्रस्तुत की है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था यहां पर बजट में प्रावधान किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर छोड़ किसी को नहीं देंगे। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरी 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की, तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया है, हर जनपद में किया है। और हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकते। इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहां पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति पर समर्पित है और उन्हीं के नाम पर स्थापित भी होंगे। प्रदेश में अभी
यहाँ पे माननीय सदस्य भी बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, यहाँ पे अपनी बात को कहते हैं। और अभी हम महाकुंभ के अवसर पर भी गए थे, हम लोगों ने कहा था कि अब जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण का, क्या आउटसोर्स कंपनी सरकार से सर्विस चार्ज भी लेती है लेकिन साथ साथ कर्मचारियों का भी दोहन करती है। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक कारपोरेशन करेंगे, कारपोरेशन के माध्यम से इन कर्मचारियों की नियुक्ति देंगे और न्यूनतम वेतन 16 से 18 हजार करोड़ उन कर्मचारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। शोषण से मुक्त एक व्यवस्था देने का करेंगे और यह कार्य सरकार इसी वर्ष इसको प्रारंभ करा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत भी 427 करोड़ रुपए की व्यवस्था युवाओं के प्रशिक्षण के लिए की है और एक प्रदेश में वन आच्छादन और पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए औद्यानिक फसलों को आगे बढ़ाने के लिए मानकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा, इसको भी स्थापित करने जा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास स्कीम हम लोग लागू कर चुके हैं, इसके लिए व्यवस्था की है। अब तक जो हम लोगों ने 24 जनवरी से इस स्कीम को लागू की है और मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि अपने अपने जनपदों में जाएं तो उन युवाओं के साथ संपर्क करके उनको थोड़ा प्रोत्साहित करें तो उनका संबल बढ़ेगा और वे प्रदेश के विकास में और अच्छा योगदान देंगे और नए रोजगार का सृजन भी करेंगे। 24 जनवरी को लोगों ने स्कीम को लॉन्च की और अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। 16,000 मामलों यानी ये लगभग अब तक 25,000 स्वीकृत हो गए हैं और 6,000 से अधिक को अब तक ये ऋण भी वितरण किया जा चुका है। इनका प्रशिक्षण हो रहा है और मेरा ये मानना है कि हमारा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा महोदय और नए रोजगार का सृजन भी करेगा। 8 मार्च को महिला दिवस भी है। देश सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए पूरीता के साथ कार्य कर रही है और हम लोग इसके लिए पूरे के साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 96 लाख से अधिक जो महिलाएं थी उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा गया है। वीसी सखी योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 39,556 वीसी सखी के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और जिसके माध्यम से उन्होंने 84.38 लाख करोड़ रुपए का लाभांश भी अर्जित किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक लखपति दीदियों को चिन्हित करके उनमें से 2 लाख से अधिक की महिलाएं जो ऐसी हैं तक लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पहले यहां पर 3 महिला बटालियन का गठन भी किया था। यूपी पुलिस में 1,56,000 महिला यानी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई जिसमें 20% अनिवार्य रूप से उनकी भर्ती की गई। 60,200 की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें 20% महिला कार्मिक आए। उसके लिए सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था की है और इस बार पिछली बार हम लोगों ने 3 महिला पीएससी की बटालियन आप लोगों ने कई कंपनियां समाप्त कर दी थी, हमने फिर से उसको रिवाइव किया है और 3 महिला बटालियन ने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर गठित की हैं और इस बार उच्च शिक्षा में हमारी जो बेटियां हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको एक नई योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत हम लोग एक नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है।
तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की वो जानकारी दे रहे थे। अब बात करते हैं अपने प्रोग्राम की। आज खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लाश सीधे दो सरकार। बांदा में सोशल मीडिया पर एक युवती को प्रेम करना भारी पड़ गया। पहले प्रेमी ने प्रेम का नाटक कर बहला फुसलाकर युवती को सऊदी अरब में बेच दिया। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में वहां की सरकार ने एक बच्चे की हत्या के मामले में सजाए मौत दे दी। आपको बता दें कि अबू धाबी में एक 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में जिस शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी गई, वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र के गोयरा मुंगली गांव की रहने वाली थी। जब 8 माह की थी शहजादी, तब गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया था, जिससे उसका चेहरा और जिस्म जल गया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई पूरी की। फिर सामाजिक संगठनों से जुड़ना शुरू किया उसने और गरीबों असहायों की भी मदद की। इसी दौरान रोटी बैंक सोसाइटी नाम की संस्था के संपर्क में भी आई और कोरोना काल के दौरान उसने लोगों की सेवा की काम किया। परिजनों के मुताबिक शहजादी अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान आगरा के रहने वाले उजेर से हुई, जिसने शहजादी को बताया कि उसके रिश्तेदार अबू धाबी में रहते हैं, उसके चेहरे का वहां अच्छे से इलाज भी हो जाएगा और साथ ही वहां उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। इस पर शहजादी उजेर की बातों में आ गई और अपने घर से 90,000 रुपए और कुछ जेवर लेकर अपने घर से निकल ली। युवक ने बहला फुसलाकर युवती को पहले वो आगरा ले गया और फिर वहां से सऊदी अरब में नौकरी दिलवाने का बहाना बनाकर भेज दिया। युवती सऊदी अरब में एक शेख के यहां रहती थी, जहां शेख के बच्चे की हत्या के मामले में वहां की सरकार ने उसको फांसी की सजा सुनाई। बांदा में युवती के परिजनों को जब पता चला तो घर सहित पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। अबू धाबी की अल वातवा जेल में कैद बांदा की शहजादी खान ने जेल से 14 फरवरी 2025 को आधी रात अपने पिता को फोन किया था। लगभग 10 मिनट तक अपने पिता और मां से बात करती रही वो, जिसमें शहजादी ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसे जेल के एक अलग कमरे में कैद कर दिया गया है और उसे किसी भी समय फांसी दी जा सकती है। शहजादी खान को फांसी की सजा दिए जाने की जानकारी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में शहजादी खान के पिता शब्बीर खान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई। दरअसल शहजादी खान के पिता शब्बीर खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी बेटी की हालत के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही, वह जिंदा है अथवा उसे फांसी दे दी गई। इस संबंध में ना अबू धाबी सरकार और ना ही केंद्र सरकार द्वारा उसको कोई जानकारी दी जा रही है। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 मार्च को विदेश मंत्रालय को जवाब देने को कहा था। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को क्या बताया? उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई कि शहजादी को 15 फरवरी को सुबह अल वातवा जेल में फांसी दे दी गई है, जिसका अंतिम संस्कार 5 फरवरी को अबू धाबी में होना तय हुआ है। अब बेटे को फांसी की सजा दिए जाने की जानकारी मिलने पर मां बाप जहां पूरी तरह से टूट चुके हैं, वहीं परिजनों के साथ ही क्षेत्र के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार परिवार की मदद करे और दुबई सरकार से बेटी की लाश दिलवाए, जिससे वो बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। या तो कम से कम सरकार इतना मदद करे पीड़ित परिवार की कि गरीब मां बाप बेटी के अंतिम संस्कार में दुबई में शामिल हो सके, इसकी व्यवस्था ही सरकार कर दे। बेटी के शव को आखिरी बार वो अपनी आंखों से देख सकें, ये गुहार वो बुजुर्ग आंखें जो माँ बाप की हैं वो कहती नजर आ रही हैं। पहले सुनाते हैं आपको वो कि बुजुर्ग माँ बाप का क्या कहना है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हजरत, कैसे जानकारी मिली कि शहजादी को फांसी दे दी गई है? मैं कल रात में 12 बजे करीब मेरी लड़की शहजादी का फ़ोन आया था। उसने रोते हुए बताया कि पापा ये मेरा टाइम पूरा हो चुका है और ये आखिरी कॉल है और मैं बात नहीं कर पाऊँगी और तन्हाई में मुझे डाल दिया गया है अलग कमरे में। और तो इससे मुझे ये है कि उसके कहने के मुताबिक कि आज हो सकता है कि सुबह फजर के बाद उसको फांसी दे दी गई हो। अभी मुझे एमएससी से न किसी अफसर का न किसी कॉल भी नहीं आया, न लिखित न वैसे भी कॉल आया वहाँ की तरफ से। तो मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से, यहाँ की सरकार से और इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों से हाथ जोड़ कर मेरे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरी लड़की जिंदगी में तो नहीं मुलाकात शकल देख पाया, लेकिन मरने के अगर मर गई हो, फांसी हो चुकी हो, तो उसको मेरे मुझे सौंप दिया जाए और मेरे हवाले कर दिया जाए, इंडिया मंगवा के मुझे सौंप दिया जाए, जिसकी मैं उसका कुछ कर सकूँ मैं जो क्रियाकर्म होता है। तो यही मेरे हाथ गुजारिश है। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन
जिस तरीके से मेरी लड़की ने बात की है उस हिसाब से मैं प्रधानमंत्री जी से और वहाँ के जो एमबेसी के अधिकारी दो गए थे मेरी लड़की से मिलने, पता नहीं उन्होंने क्या किया, कुछ किया या ना किया, और अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मेरा दिल जैसे उसने बात की है रात में घबरा रहा है। तो मैं सरकार से और वहाँ के एम्बेसी के अधिकारी से मैं गुजारिश करता हूँ, हाँ जो विनती करता हूँ कि मेरी लड़की को जिन्नत नहीं मिल पाई, लेकिन मानने के जो मुझे दे दे, सौंप दे मेरी लड़की को बॉडी और मंगवा लें और मुझे सौंप दें, बस मैं यही चाहता हूँ। जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि आप लोग हमेशा देख रहे हैं इस बात को कि बुंदेलखंड इंसाफ सेना के तमामी लोग आज तकरीबन हम लोग 6 महीने से शहजादी को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि हमने देश के प्रधानमंत्री जी को खून से भी पत्र लिखा था, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के हमने उनके लिए न्याय की गुहार भी लगाई थी देश के प्रधानमंत्री जी से, लेकिन किसी भी तरीके से उस बेचारी बदनसीब को इंसाफ नहीं मिल सका और 15 फरवरी को ही उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बहुत ही अफसोस की बात यह है कि फांसी होने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद दुबई सरकार, वहाँ की एम्बेसी ने यहाँ की इंडिया सरकार को, भारत सरकार को 28 तारीख को इस बात को अवगत करा रही है, बता रही है कि शहजादी की फांसी हो गई है। बहुत ही अफसोस की बात, आखिर हमारे देश की सरकार क्या कर रही है कि हमारे देश के नागरिकों की वहाँ फांसी हो रही है और यहाँ के लोग बेखबर हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अभी उनको फांसी की सज़ा तो हो गई है, लेकिन अभी उनकी मिट्टी नहीं हुई है। मैं केंद्र की सरकार से यही मांग करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्रालय से, कि अगर उनकी मिट्टी यहां आ जाती तो देश हित के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए, देश के बासिंदों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कम से कम यहाँ के लोगों को, यहाँ के बासिंदों को और ख़ास तौर पे उनके माता पिता को, उनके परिजनों को वो शहजादी देखने को मिल जाए तो एक बड़ा मामला हो जाता। यही मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ। और आज हम लोग ने तो 5 मार्च को अबू धाबी में शहजादी जो बांदा की बेटी है उसका अंतिम संस्कार होना है, और उससे पहले जो परिवार के लोग हैं, माँ बाप हैं और क्षेत्र के लोग हैं, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बांदा की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, उसको सजाए मौत जरूर दी गई है, लेकिन अब कम से कम सरकार इतना परिवारीजनों की इतनी मदद करे और उनकी जो बेटी है उनके जो बेटी के शव को उनके सुपुर्द किया जाए। सरकार दुबई सरकार से बात करे और उनकी बेटी के शव को उनको सौंपे ताकि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार अपनी मिट्टी अपने देश में कर सके। वहीं परिवार ये भी कह रहा है कि कम से कम अगर ये भी नहीं कर सकती सरकार तो कम से कम इतना ये व्यवस्था कर दे कि सऊदी अरब जाने के लिए अबू धाबी में जहां अंतिम संस्कार बेटी का हो रहा है वहां पर परिवार के जाने की व्यवस्था सरकार कर दे, क्योंकि परिवार जो है उसकी माली हालत बहुत बेहतर नहीं है। माँ बाप बुजुर्ग हैं और उनकी जो वो गरीबी और तंगहाली में जीवन जी रहे हैं। ऐसे में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पैसे से, अपने संसाधन से वहां पर जा सकते हैं। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो, ब्रेक के बाद हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लाश ही दे दो सरकार। बांदा की बेटी जिसको 15 फरवरी को आपको बता दें दुबई में उसको फांसी दी गई है, और ऐसे में अब परिवार और क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि बेटी जो बांदा की बेटी है उसका 100 सरकार दुबई की सरकार से बात करे और बेटी का जो शव है वो देश वापस लाया जा सके और अंतिम संस्कार अपनी मिट्टी पर किया जा सके, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवार खुद इतना सक्षम नहीं है कि इतना ज़्यादा परिवहन जो खर्चा आता है वो खर्चा कर यहाँ पर अपनी बेटी का जो शव है वो ला सके। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह बांदा से जुड़े हुए हैं, साथ ही पूर्व मंत्री राज्यसभा के पूर्व सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषाद जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है।
भगत आपके पास सबसे पहले आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। भगत आपके पास आते हैं। बांदा की बेटी जिसको पहले तो लोगों ने तमाम प्रयास किया, सरकार से तमाम गुजारिश की, बांदा के लोगों ने और जो भी लोग जिन लोगों के नज़र में ये घटना आई उन लोगों ने सरकार से भी गुहार लगाई कि किसी तरीके से इस बेटी को न्याय मिल सके, इस बेटी की जान को बचाया जा सके, उसको फांसी ना हो। लेकिन चूंकि फांसी फांसी टाली नहीं जा सकी, अब परिवार जो है वो पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि बेटी का कम से कम 100 सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि 100 कम से कम अपनी मिट्टी पर लाकर सुपुर्दे खाक किया जा सके। परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। अब परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि कल अंतिम संस्कार होना है। भगत, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है जी। जहां बांदा की एक बेटी जिसका नाम शहजादी खान था, उसको 15 फरवरी को दुबई में फांसी दे दी गई। हालांकि जो परिजन है, उनके पिता शब्बीर खान इस समय दिल्ली में है, उनकी मां दिल्ली में है और लगातार प्रयास में है, सरकार से गुजारिश कर रही है कि कम से कम जिंदा ही नहीं उसकी बेटी की लाश ही उन्हें वापस कर दे, इस उम्मीद से कि कम से कम उसका अंतिम संस्कार कर सके जी। मैं आपको बता दूं कि शहजादी को बचाने के लिए बांदा में समाजवादी पार्टी या जो और सामाजिक संगठन है बहुत प्रयास किया, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। हमारे साथ जो फाइनलिस्ट इसमें बैठे हैं विशंबर प्रसाद निषाद जी, इन्होंने खुद जिलाधिकारी से बात की थी, ज्ञापन दिया था और आंदोलन किया था कि कम से कम शहजादी को फांसी से बचाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि शहजादी का जो प्रकरण है, शहजादी यहाँ पर रोटी बैंक में काम करती थी। कोरोना काल में बहुत ही गरीबों के लिए उन्होंने काम किया और महज एक छलावा में एक फोन से कि एक सोशल मीडिया का एक इफेक्ट क्या होता है, ये इसमें भी देखने को मिला कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा के जुबैर नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई और उसके प्यार में और झांसे में आकर के यहाँ से दुबई पहुंच गई और जुबैर ने अपने ही एक रिश्तेदार के यहाँ इसको रखवाया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक झूठे मुकदमे में जो पूरा मामला है, जिस बच्चे की हत्या में इसको फांसी दी गई है वो 4 महीने का बच्चा है। 4 महीने तक उसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ उसको लेके जाती है, 6 महीने का टीका 4 महीने की उम्र में लगवाती है और वो लड़का लौट के आता है, रोता है, बहुत चिल्लाता है। माँ अपनी ड्यूटी पे चली जाती है और शाम को वो बच्चा खत्म हो जाता है। 2 महीने तक किसी तरीके की कोई FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद चूंकि उन्होंने ना तो पोस्टमार्टम कराया था, ना ही किसी तरीके का कोई वो किया गया, लेकिन जबरन शहजादी से ये कबूल करवा करके, वीडियो में बनवा करके, उसको मारपीट करके उसको ये कहा गया कि तुम स्वीकार करो कि तुमने हत्या की है, इसकी गला दबा के हत्या की है। मजबूरन में उसने अपनी जान बचाने के लिए शहजादी ने कबूल किया और वहां की सरकार ने बिना साक्ष्यों के, बिना उसके जाने हुए उन्हें फांसी की सजा दे दी। मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी को सुबह नमाज के बाद शहजादी को फांसी दे दी गई। हालांकि ये जानकारी इनके परिजनों को होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, जिससे इनको दिल्ली जाकर के वहां के उच्च न्यायालय में इनको गुहार लगानी पड़ी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने आकर के इसकी सफाई दी और स्वीकार किया कि 15 फरवरी को ही शहजादी को फांसी दे दी गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 15 फरवरी से आज 4 मार्च है और परिजन ये चाहते हैं कि कल 5 मार्च को उसके जो सुपुर्दे खाक होना है, उसके जो अंतिम संस्कार होना है, कम से कम या तो उन्हें वहां आने का व्यवस्था करे सरकार, या तो उनकी बेटी की लाश यहाँ इंडिया में पहुंचा दे ताकि वो अपनी बेटी के अंतिम संस्कार को विधि विधान से अपने लोगों के बीच में कर सके। ठीक है जी मानत, ठीक है भगत, आप हमारे साथ बने रहिए। पवन चौरसिया जी से जरूर हम इसको लेकर, क्योंकि वो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, निषाद जी जुड़े हुए हैं। विशंबर प्रसाद जी, आपके पास आते हैं, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे सवाल, जिस प्रकार से बांदा की ये बेटी प्रेम जाल में कह लीजिए या बताया जा रहा है कि उसका चेहरा जो जल गया था, उसका वो ट्रीटमेंट कराने के लालच में वहां पर गई, तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे भी वहां पहुंची, उस बेटी को लाने के
प्रयास नहीं किए गए जिस तरीके से उस वहां पर केस बनाया गया, जिस बच्चे की देख रेख वो कर रही थी, बताया जा रहा है कि टीका लगने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उसी बच्चे की मौत का उसको जिम्मेदार ठहराया गया, जबरन स्वीकार करवाया गया और बिना दलील के उसको फांसी की सजा दे दी गई, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। और क्या लगता है आपको कि हमारी सरकार को जो पैरवी करनी चाहिए थे वो पैरवी नहीं कर पाई सरकार? क्योंकि एक एक भारतीय को, पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, सरकार इतनी गंभीर रही है कि एक एक भारतीय को देश वापस लाया गया है। कहीं भी कोई अगर संकट में है तो विदेश मंत्रालय हमारा वहां पहुंचा है और सबको मदद पहुंचाई है। इस घटना में ऐसा नहीं हो पाया, क्यों? ये न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया ऐसे सर। संवेदनशील मामले को डिबेट में रखा है। जी, हम बड़े दुख के साथ अपनी बात रख रहे हैं कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय एक भारत की बेटी के प्रति जो है संवेदनशील नहीं रहा। अगर प्रयास करते तो फांसी बचाई जा सकती थी। फांसी होने के बाद भी 15 फरवरी को फांसी होती है, सरकार दबाए रहती है। उनके पिता, शहजादी के पिता जो है दिल्ली हाई कोर्ट जब जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका करते हैं, तब विदेश मंत्रालय उसको बताने का काम करता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हम लोगों ने बांदा जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से विदेश मंत्रालय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया और लगातार पूरे समाज सेवियों ने पूरे देश से, तमाम जगह से जनप्रतिनिधियों ने इस बात को रखा। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की जो है कोई लचर पैरवी के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई और ना इन्होंने कोई भारत सरकार ने पैरवी की। तो हम समझते हैं कि देश की सरकार जो है इसमें जो है कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि उनकी डेड बॉडी लाके उनके माता पिता को सौंपे और वो अंतिम संस्कार अपनी बेटी का कर सकें। और हम लोग देख ही रहे हैं कि अमेरिका से भी लोग हमारे लाए गए, तो उनको भी हथकड़ी, हाथ और पैर में हथकड़ी लगा के भेजा गया। तो विदेश मंत्रालय पता नहीं क्यों सोता है। दूसरे देशों के लोग, अप्रवासी भारतीय जो अवैध रूप से घुसे थे, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री वहां जाके अपना जहाज भेजते हैं और लाते हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री केवल फोटो खिंचाते हैं, वहां जाते हैं और हथकड़ी हाथ पैर में लगा के लाते हैं। तो हमें तो बड़ा दुख होता है ये शहजादी की घटना को लेकर कि सरकार अभी तक उनकी फांसी को भी दबाए रखी। अगर हाई कोर्ट ना कुछ करता तो अभी तक बताती भी नहीं। तो हमारी यही डिमांड थी कि भाई उसकी फांसी टले। फांसी तो हो गई, लेकिन उनकी डेड बॉडी उनके परिजनों को मिले। ये हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं और उनको हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि ऐसे मामले में एक युवा बेटी जो बेरोजगार थी, रोजगार के बहाने उसको वहां भेजा गया और अपने इलाज कराने के बहाने आगरा गई और उसको किस तरह से जालसाजी करके किया गया, जबकि उसके पिता ने FIR की थी। सरकार FIR के माध्यम से पैरवी करती जरूर उसमें न्याय मिलता है, उनकी FIR पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये तमाम सारी बातें हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ शहजादी के साथ में, उनके परिवार पे। ये तो हमारे क्षेत्र के बांदा जिले के गोरामुगरी के रहने वाले हैं। 33 वर्षीय शहजादी को जिस तरह से उसको बिना मौका दिए, सुनवाई के मौका दिए, उसको फांसी सजा दी गई, ये बहुत गलत अन्याय हुआ है। और हमारे देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, देश के साथ अन्याय हुआ है। और ये गूंगी बहरी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि भविष्य में जब भी कोई ऐसा मामला है तो सरकार को जो है पैरवी करना चाहिए और देश के ऐसे संवेदनशील मामले पे जो है पहल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। विशंबर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर पवन चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। चौरसिया जी आपके पास आते हैं। चौरसिया जी, बांदा की एक बेटी जो किसी कारणवश कोई तमाम बातें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो प्रेम जाल में फंसाकर उसको ले जाया गया। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उसका चेहरा पानी की वजह से, गर्म पानी की वजह से जल गया था, जो वो उसको ठीक कराना चाह रही थी। इस युवक के वो फेसबुक से इस युवक के संपर्क में आई, प्रेम संबंध बने और उसने ये झांसा दिया कि आपका बेहतर इलाज अबू धाबी में और दुबई में हो जाएगा, आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। इस लालच में वो बेटी वहां पर चली गई। उसके बाद जो घटनाक्रम घटा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है।
वहां पर जिस तरीके से 4 माह के बच्चे की मौत का उसको दोषी ठहराया गया, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और उसको सजाए मौत दे दी गई। क्या लगता है आपको, सरबजीत जैसे मामलों में भारत सरकार ने मजबूती से पैरवी की, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट तक मामला गया, तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें भारत सरकार ने विदेश में बैठे एक एक नागरिक को सुरक्षा पहुंचाई है, उनको कानूनी मदद पहुंचाई है और उनको भारत लाने का प्रयास किया गया है। शहजादी के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, कहां पर चूक हो गई? क्या अब प्रत्यर्पण की अगर बात की जाए तो दुबई सरकार के कानून में, हालांकि ये जितना हमें जानकारी है ये अनिवार्यता नहीं है कि वहां पर 100 किसी भी देश को दिया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता भी है। शहजादी के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इस पूरे विषय को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले तो हमें अपने राजनीतिक चश्मे को हटा करके हमें इसके कूटनीतिक विषय और इसके मानवीय विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत ये जो पूरा मुद्दा है, अगर इसको मानवीयता के हिसाब से देखें तो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि वो बांदा की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, हमारे देश की बेटी है वो। और ऐसा किसी के साथ भी होता है तो वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हम जिस देश की बात कर रहे हैं, दुबई नहीं, वो संयुक्त अरब अमीरात है। तो दरअसल क्या है कि हम चूंकि भारत में रहते हैं तो यहाँ पर एक कानून का राज, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, और संविधान का राज है। तो हमको लगता है कि सारे देशों में सारी व्यवस्थाएं एक ही हिसाब से होती है, परंतु ऐसा नहीं है। जो खाड़ी के देश हैं वहां पर एक बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ा मुद्दा होता चला आ रहा है, वो है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग काम करने जाते हैं, खासतौर पे ब्लू कॉलर जॉब, यानी जो निम्न श्रेणी की जॉब होती है, जो बहुत ही हाई पेड नहीं होती है, वहां पर उन लोगों के साथ अन्याय, उनके साथ अत्याचार की घटनाएं कोई नई नहीं है, ये बहुत लंबे समय से होती आ रही हैं। और ऐसे कई रैकेट हैं पूरे देश भर में जो बहुत सक्रिय हैं, जो सस्ते दामों में और बड़े बड़े वादे करके जो गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं और जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, उनको तो ऐसे सपने दिखा करके बेच दिया जाता है और भेज दिया जाता है कि वहां पर बड़ी अच्छी नौकरी रहेगी, बड़ा आपको सुविधाएं रहेंगी और खासतौर पे ये कि आपका जीवन सुधर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहजादी जी के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ होगा कि उनको लगा होगा कि वो एक परिवार से आती है, गरीब परिवार से आती है, तो वो अपना और अपने परिवार वालों का जीवन सुधार लेंगी। इस वजह से शायद उन्होंने वहां पर दुबई जाना चुना होगा। और दुबई में जाकर के, जैसे कि वो एक डोमेस्टिक मेड के रूप में काम कर रही थी, वो एक लोकल एक छोटे बच्चे का पालन कर रही थी। तो यहाँ पर भी देखिए, जो पूरी घटना है जिसको अभी तक जो समाचार निकल करके आ रहा है वो ये कि बच्चे के माता पिता ने आरोप लगाया कि उस लड़की ने, शहजादी जी ने उनको जहर दे करके उनको मार दिया। लेकिन ये पूरा मुद्दा और भी जटिल है और अभी इसके जो डिटेल्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आए। तो ये कुछ भी कह देना कि सरकार विफल रही या सरकार कुछ नहीं कर पाई, ये कहना जल्दबाजी है। क्योंकि भारत सरकार का लंबे समय से, ये कोई 10-20 साल नहीं है, हमेशा से ये रहा है कि भारत की सरकार अपने नागरिकों की, वो किसी भी देश में हो, उनकी चिंता करती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। भारत जो कॉन्सुलर एक्सेस बोलते हैं, जिसको एम्बेसी का अपने कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड करवाती है, और खास तौर पे जो खाड़ी के देश हैं वहां पर तो भारत की सरकार और ज्यादा सक्रिय स्तर पे होती है, क्योंकि वहां पर ऐसी घटनाएं कोई एक दो नहीं है, वहां ये अपवाद नहीं है, वहां ये बहुत होता रहा है, बल्कि अब तो कुछ समय से कम हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने अपने स्तर पर जरूर प्रयास किया होगा, लेकिन ये कह देना कि वो हम बचा नहीं पाई या बचाने की कोशिश नहीं की, तो इसको समझिएगा कानूनी रूप से क्या एविडेंस, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर एविडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो दुनिया के किसी भी देश में आप कोई भी केस नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जी, आप कोई भी केस जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको प्रॉपर एविडेंस या बोलते साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तो अभी इस मामले की जब तक पड़ताल नहीं की जाएगी कि क्या साक्ष्य बच्चे के माता पिता ने प्रस्तुत किए थे और क्या साक्ष्य ये लोग प्रस्तुत, जो शहजादी के तरफ से जो काउंसिल दिए गए थे वो नहीं प्रस्तुत कर पाए थे, तब तक कुछ भी कहना मेरे हिसाब से तो जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। और ये कह देना कि ये जो है सरबजीत वाले मामले में तो सरकार ने ऐसे किया, तो देखिए पाकिस्तान में और खाड़ी के देशों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि कुछ कानून नियम ऐसे सिस्टम होते हैं जो हर देशों के अलग अलग होते हैं, और जो खाड़ी के देश हैं उनमें कफाला सिस्टम की जैसे व्यवस्था है, जिसमें आपको अगर कोई भी लेबर जाएगा तो उसकी पासपोर्ट रख लेने का बहुत साधारण होता है ये कि उसका पासपोर्ट रख लेना, उसका डॉक्यूमेंट रख लेना, उसको मारना पीटना, और कईयों को तो ऊँट और पशु पक्षी पानी पीते हैं वो पानी पीने तक के मजबूर किया जाता है। तो ये समस्या बहुत जटिल है और
इसको हमें उसी जटिलता के साथ में देखने की जरूरत है और उसी मानवीयता के साथ में देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार इस क्षेत्र में काम करती हैं, क्योंकि मेरा शोध का केंद्र है, मेरा एरिया ऑफ रिसर्च भी पश्चिम एशियाई है। तो मैं जानता हूँ कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकार इसमें लगातार काम करती है कि वहां पर जो कोई मजदूर फंसा हो, वहां पर जो कोई पीड़ित व्यक्ति फंसा हो, तो उसको किस तरह से मालिक से पासपोर्ट दिलवाया जाए और किस तरह से उसको भारत लाया जाए या उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। परंतु ये सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, और अगर आप विदेश की सरकार से बात कर रहे हैं तो आपको उस देश के कानून का सम्मान करना ही पड़ेगा। आप भले उससे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन आप उस देश के कानून को तोड़ करके अपने व्यक्ति को, अपने नागरिक को लेकर के नहीं आ सकते। निश्चित रूप से पूरे विषय की जो जटिलता है, पहले हमें उसको केंद्र में रखना पड़ेगा। और इसको अब चूंकि ये घटना हो चुकी है, दुर्घटना हो चुकी है, तो सरकार के लिए सबसे प्रथम जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये कि किसी भी तरह से शहजादी जी का शव वापस लाया जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, सुपुर्द खाक किया जा सके। और उसके बाद ये केवल सरकार का नहीं बल्कि एक समाज का भी ये दायित्व बनता है तरह की चेतना की उत्पत्ति की जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहीं कोई नौकरी या कहीं कोई, उसको समाज, परिवार, धार्मिक गुरु और स्वयंसेवी संस्थाएं उसमें इस तरीके सेंसिटाइजेशन करें, लोगों को पता चले कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, और ऐसी नौकरियों में फंस करके कई बार आदमी अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। निश्चित रूप से डॉक्टर पवन चौरसिया जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ रिजवान अहमद जी जुड़े हुए हैं। रिजवान अहमद जी संचालक हैं रोटी बैंक के। रिजवान अहमद जी, इस रोटी बैंक में शहजादी भी जुड़ी हुई थी, वो इसमें काम भी कर चुकी है। आपका कैसा अनुभव रहा जब शहजादी इस रोटी बैंक से जुड़ी हुई थी? जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, तमाम सामाजिक कार्यों से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से प्रेम जाल में फंसाकर उसको वहां ले जाया गया, या नौकरी का लालच देके वहां ले जाया गया, या इलाज कराने के बहाने उसको यूएई ले जाया गया, और वहां पर उसको किन परिस्थितियों में, जैसा कि अभी चौरसिया साहब ने कहा कि जब तक तथ्यों पर पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं, तथ्यों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आया कि जिस बच्चे की मौत का जिम्मेदार उसको ठहराया गया था, उस परिवार ने अपना केस वापस ले लिया था, लेकिन जब कोर्ट में केस पहुंच जाता है तो जो केस होता है वो सरकारी हो जाता है, फिर वो परिवार भी हाथ नहीं खींच सकता। तो ऐसे में जो शहजादी का पक्ष था वो एविडेंस नहीं दे पाया और शहजादी को वहां फांसी की सजा हो गई। लेकिन ये निश्चित रूप से मानवीय बात है कि उसकी वहां पर उसको फांसी दी गई। अब परिवारीजन सक्षम नहीं है उसको यहां लाने में, और वहां जाने के लिए भी सक्षम नहीं है। तो क्षेत्र के लोग भी और बूढ़े माँ बाप शहजादी को सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके बेटी के शव को दिला दिया जाए, अपनी मिट्टी पे संस्कार किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं चौरसिया जी ने जो कहा कि विदेश के जो कानून होते हैं, दूसरे देशों के कानून, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए, उसी के दायरे में ही हमारी सरकार काम कर सकती है। क्या कहेंगे आप? रिजवान साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। एएस नोमानी साहब आपके पास आते हैं। नोमानी साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड इंसाफ सेना के। नोमानी साहब, अगर शहजादी की बात करें, आपने भी उसके पक्ष में लड़ाई लड़ी है कि उसको फांसी ना होती, पहले आपने तमाम लड़ाई लड़ी कि उस बेटी को बांदा की, उस बेटी बांदा की ही क्यों कहें, देश की उस बेटी को दुबई में इंसाफ, यूएई में इंसाफ मिल सके, उसको फांसी ना हो। लेकिन वहां पर फांसी होने के बाद भी आप लोग लगातार उस परिवार के साथ खड़े रहे। अब सरकार से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार कम से कम उस बेटी को देश में उसके शव को देश में ला सके, ताकि उस पीड़ित परिवार को अपने बेटी का अंतिम संस्कार वो परिवार कर सके। क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। पीड़ित जो माँ बाप हैं उनको कोर्ट में जाके याचिका डालनी पड़ी है, तब जाके उनको पूरी जानकारी मिली है कि उनकी बेटी को फांसी दी जा चुकी है और 5 मार्च को सुपुर्द खाक की जाएगी। नोमानी साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगत जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को, इस बड़े मुद्दे को इन्होंने गंभीरता से उठाया और इस आवाज को हमेशा बुलंद करने की इन्होंने कोशिश की। इसके लिए मैं भगत जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस आवाज को आप तक पहुंचाने का काम किया है।
देखिए, शहजादी मामले में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि शहजादी के माता पिता वो बार बार देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के राष्ट्रपति महोदया जी से और विदेश मंत्रालय से, एम्बेसी से लगातार गुहार लगा रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे कि हमें उस वक्त इंसाफ मिल जाएगा जब उजैर, आगरा का रहने वाला उजैर, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, अगर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है तो हमारी बेटी निर्दोष बच जाएगी, उसे किसी भी तरीके से फांसी की सजा नहीं होगी। लेकिन किसी भी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे देश के गृह मंत्री जी हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी अधिकारी हो, इसने इतने बड़े गंभीर मुद्दे को कभी भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। काश अगर उजैर की गिरफ्तारी हो जाती या अगर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता तो हमें ये न लगता है कि जिस तरीके से शहजादी को 15 फरवरी को उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है, अगर उजैर की गिरफ्तारी हो गई होती तो हमें ये लगता है कि शहजादी को फांसी से बचा लिया जाता। लेकिन न तो केंद्र सरकार, न उत्तर प्रदेश सरकार और न विदेश मंत्रालय किसी भी तरीके से इस मामले को, इस गंभीर मामले को, इस बड़े मुद्दे को किसी भी तरीके से एक्शन पे नहीं लिया गया। जबकि हम लोगों ने शहजादी को इंसाफ दिलाने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने अपने खून से पत्र लिख करके उन्हें अवगत कराया था कि देश की बेटी शहजादी वो अबू धाबी की जेल के सलाखों के पीछे है, मौत और जिंदगी से जूझ रही है, उसे इंसाफ चाहिए, उसके माँ बाप परेशान है, वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन किसी केंद्र सरकार ने एक्शन लेने को तैयार स्वयं हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, इन लोगों ने लगातार इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश की और हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे, वहां भी हमने इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरीके से इस आवाज को नहीं सुनी गई। और इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि अगर उजैर की गिरफ्तारी हो गई होती, उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता तो आज शहजादी इस दुनिया के अंदर जिंदा होती और केंद्र की सरकार अगर चाह लेती तो शहजादी इंडिया वापस लौट सकती थी। इस बात को हम लोग बार बार कहते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से केंद्र की सरकार नहीं जगी और केंद्र की सरकार शहजादी को और शहजादी के माता पिता को इंसाफ दिलाने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं की, जिससे आज पूरा जनपद बांदा, पूरा बुंदेलखंड और पूरा देश जो शहजादी से मोहब्बत करता है, जो इस देश के नागरिक है, सभी लोग अफसोस में हैं, वो सदमे में हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, आखिर केंद्र की सरकार ने क्यों नहीं इतना बड़ा कदम उठाया। और बहुत ही अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि जैसे अभी विशंबर प्रसाद निषाद जी भी बहुत ही अच्छी बात कही कि 15 फरवरी को उसे फांसी पे लटकाया जाता है और 28 तारीख को वहां की सरकार, इंडिया सरकार को बताती है कि शहजादी की फांसी हो गई। ये कहां का खेल है? ये एक बड़ा मुद्दा है। आखिर सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, भारत सरकार आखिर ये क्या कर रही थी कि आखिर 10 दिन, एक हफ्ता बीतने के बाद ये भारत सरकार को पता चलता है कि शहजादी को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। ये बड़ा सवाल है। ठीक है, सरकार के लोग क्या कर रहे थे, एम्बेसी के लोग क्या कर रहे थे? ठीक है नोमानी साहब, आपकी बात आ गई। नोमानी साहब आपकी बात आ गई जी। नोमानी साहब आपकी बात आ गई। भगत 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। डॉक्टर पवन चौरसिया जी के पास दोबारा जाएंगे और विशंबर प्रसाद जी के पास दोबारा जाना। जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से नोमानी जी कह रहे थे ये बिल्कुल सही है कि इसमें बांदा पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो सीजीएम है उनके माध्यम से ये मामला दर्ज हुआ था मटौन थाने में, और मटौन थाना जो थाना पुलिस थी उसने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अभी पवन चौरसिया जी कह रहे थे हर देश की अपने एक संविधान है, अपना एक कानून है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन कम से कम ये है कि यहाँ के अगर कानून की बात करें, अपने देश के कानून की बात करें, यहाँ तो कम से कम ये ठीक है भगत, विशंबर प्रसाद जी से जी ठीक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर इसमें कार्रवाई होती, उजैर को अगर गिरफ्तार किया जाता तो कम से कम यकीनन कि ये पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई जा सकती थी और शहजादी को फांसी से बचाया जा सकता। ठीक है भगत, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। विशंबर प्रसाद जी आपके पास आते हैं। विशंबर प्रसाद जी, जैसा कि हमारे संवाददाता भगत सिंह कह रहे हैं कि लोकल प्रशासन जो बांदा का था, जिनके प्रयासों से हालांकि मुकदमा जुबैर पर जरूर दर्ज हुआ है बांदा में, लेकिन प्रशासन ने गिरफ्तारी नहीं की, कहीं ना कहीं हिला हवाली उनका, लोगों का, परिवारीजनों का भी आरोप है कि लोकल प्रशासन ने अगर कड़ी कार्रवाई समय रहते की होती तो शायद उसका फर्क दुबई में
में यूएई में पढ़ता वो बेटी बचाई जा सकती थी। दूसरी बात ये कि जब पीड़ित परिवार को, पीड़ित पिता को याचिका दायर करनी पड़ी दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर, तब परिवार को जानकारी हुई। क्या कहेंगे इस पर? अगर यूपी सरकार, चूंकि यूपी सरकारी थाना पुलिस है, अगर बांदा की पुलिस जो है यूपी सरकार के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार से संवाद स्थापित करती और इस घटना को बताती तो निर्दोष शहजादी को बचाया जा सकता था। ना इन्होंने कोई उसकी जो बहला फुसला के ले गया था ना उसकी गिरफ्तारी की, ना उसकी एसर की। महीनों लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, बताते रहे, केंद्र सरकार को मकड़ी नींद सोती रही, कोई मतलब किसी प्रकार के एक्शन नहीं लिया कि कम से कम वहाँ के अपने दूतावास के माध्यम से वहाँ की सरकार से बात करते। अब बात करने के बाद जो है तो क्या रिजल्ट आया उसका उनके परिवार को बताते, उनके माता पिता को बताते, उनके माता पिता जंतर मंतर घूमते रहे और कोर्ट की शरण लिया। जब कोर्ट की शरण लिया तब तक फांसी हो चुकी थी। अगर अभी कोर्ट न जाते तो ये हमारी केंद्र सरकार बताती रही कि दुबई में भारत की बेटी की फांसी हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और मतलब जो है तो हमारे देश की बेटी के साथ इस तरह से हुआ, हम तो कहेंगे बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो डॉक्टर पवन जी कह रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ के कानून, यहाँ के कानून की बात जो है तो हमारे कानून ने क्या किया, हमारे संविधान के मुताबिक उस बेटी की जो FIR उसमें क्या हुआ, और जो हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्रालय को पत्र दिया संविधान के तहत, उसमें क्या हुआ, किसी को उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं दिया गया, उसमें ना कोई कार्रवाई हुई, ना उनके माता पिता को बताया गया। तो आप समझते हैं कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन है और मतलब जो है किसी प्रकार कोई कार्य, इसलिए मतलब जो है एक देश की बेटी की फांसी हुई। हम ये समझेंगे कि सरकार भविष्य में ऐसे मतलब जो है तो ऐसे निर्दोष लोगों को बचाने का काम करे, ऐसे कुंभकर्णी नींद सोने का काम न करे। हम तो यही कहना चाहते हैं पूरी तरह से अगर सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार चाहती तो शहजादी को बचाया जा सकता था। अगर अदालत में हमें खड़खड़ाना पड़े डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए, अब ये सरकार अंतिम संस्कार भी नहीं करा पाती तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ठीक है विशंबर प्रसाद जी हमारे साथ चौरसिया जी लगातार जुड़े हुए। चौरसिया जी, आपने सुना विशंबर प्रसाद जी ने कहा कि सरकार का फेलियर है इसमें। हालांकि जो खाड़ी देशों की आपने बात की, खाड़ी देशों का अपना कानून है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी, अभी कुछ समय पहले की घटना है, 7 जो नाविक थे, पूर्व नौसेना के नाविक थे, उनको सजाएं हो गई थी, वो उनको वहां से सुरक्षित देश में लाया गया। तो तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं, हालांकि वहां के कानून का विश्लेषण करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वहां के कानून में क्या है, प्रत्यर्पण के क्या नियम है, किस तरीके से आप जानकार हैं, आप ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन खाड़ी देशों से बहुत सारे नागरिकों को लाकर बचाया गया है, उनको वहां कानूनी जो दाव पेच में वो फंसे थे वहां से उनको भी निकाला गया है। तमाम ऐसे खाड़ी देशों से भी ऐसे तमाम उदाहरण है। देखिए, इस बात पे तो कोई संशय नहीं है कि सरकार को अपना प्रयास करना चाहिए और सरकार अपने स्तर पर किसी भी नागरिक की चिंता करना सरकार का सबसे पहला दायित्व है जी। लेकिन जैसे कि आपने पहले कहा कि 7 नाविक बचा करके भारत लाए गए और ये मामला है, तो देखिए ये तो बिल्कुल वैसा है कि जैसे सेब की तुलना आप अंगूर से कर रहे हैं। दरअसल पहली तो वो कतार का मामला था। नहीं, खाड़ी देश, आपने कहा कि खाड़ी देशों का कानून है, तो वो भी घटना खाड़ी देश की थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं जी चौरसिया जी। हाँ, और दूसरा मुद्दा ये है कि वो जो मामला था वो दरअसल जासूसी से जुड़ा हुआ था और ये मामला किसी की हत्या से जुड़ा हुआ है। तो जासूसी एक ऐसा विषय है जिस पर कोई क्लियर कट कानून उस देशों में नहीं है, लेकिन हत्या एक ऐसा विषय है जो एक सामाजिक एक समाज के खिलाफ एक वो माना जाता है कि ये क्राइम है, ये इस समाज के खिलाफ किया गया है। और इसीलिए दुनिया के हर समाज में हत्या के लिए लगभग वही सजा है जो किसी भी अन्य देश में होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहजादी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस पूरे मामले में जिस तरीके से अगर जब तक क्या कानूनी दांव पे निकाले गए, वहां पर जो न्यायालय में जो भी वकीलों ने दलीलें पेशी हुई, जब तक हम उनको नहीं जानते तब तक ये कह देना कि
सरकार अपने नहीं, मोर्चे पर परिवारजनों का डॉक्टर चौरसिया, परिवारजनों का यही आरोप है कि सरकार वहां पक्ष पता ही नहीं चला, सरकार ने कोई कार्रवाई की, वहां संज्ञान लिया नहीं लिया, परिवार को ना तो कोई जानकारी हुई। तमाम ऐसे मामलों में एक छोटी छोटी जानकारियां मिलती रही हैं परिजनों को। इस मामले में कुछ परिवार को जानकारी ही नहीं दी गई, नहीं मिली। जब याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर करनी पड़ी तब परिवार को यह जानकारी दी गई कि 15 फरवरी को फांसी हो चुकी है, 5 मार्च को अंतिम संस्कार होगा, बाकी कोई जानकारी नहीं दी गई। ये सवाल है परिजनों के। देखिए, इसके विषय में तो मुझे लगता है विदेश मंत्रालय ही आपको जानकारी दे सकता है, क्योंकि ना तो मैं विदेश मंत्रालय का पक्ष मेरे पास में है और ना मैं इस पूरे विषय पर आज से 1 दिन पहले तक कुछ भी जानकारी थी। मुझे क्या है, किसी भी जानकार को आज जो इस पूरी राजनीति को नहीं जानता है वो इससे जानकार नहीं था। आज चूंकि समाचार भारत के तमाम समाचार पत्रों में और न्यूज वेबसाइट्स में ये विषय चर्चा में आने लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो पता चला। तो मैं अभी इस पे टिप्पणी करने की क्षमता नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि सरकार ने अगर वहां क्या दलीलें पेश की गई, अगर पेश की गई है तो उसमें कमजोरी क्या थी, क्या वकील समय पर दिया गया या नहीं दिया गया। क्योंकि सामान्यतः जो डिप्लोमेसी के कुछ कायदे कानून है वो ये कहते हैं कि, और भारत का जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि यदि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी तरीके की कानूनी दांव पेच में फंसता है तो उसे काउंसलर एक्सेस दिलवाया जाता है और एम्बेसी ये काम स्वतः ही करती है। और ऐसे में पश्चिमी जो खाड़ी के देश हैं पश्चिम एशिया के, उनमें तो केवल सरकार ही नहीं, बहुत सारे सामाजिक संगठन और विशेष रूप से कि हमारे मुस्लिम भाइयों के रूप से, और जो ये इंश्योर करवाते हैं कि किसी भी भारतीय के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि वहां पर पासपोर्ट जबरदस्ती रख लेना और उनसे अमानवीय कार्य कराना, 18-18, 20-20 घंटे काम कराना, उनको बहुत ही बुरी स्थिति में रखना, ये बहुत साधारण बात है और ये होना कोई नया नहीं है। परंतु अभी जो स्थिति है फिलहाल, सबकी चिंता एक ही मुद्दे पर होनी चाहिए कि किस तरीके से शहजादी जी का शव भारत लेकर के आया जाए। निश्चित रूप से परिजनों की यही मांग है और जो लोग हैं वो यही प्रयास कर रहे हैं। विशंबर प्रसाद निषाद जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, नोमानी जी भी लगातार इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम बेटी की अगर बेटी की जान नहीं बचाई जा सकी है तो कम से कम उसका शव अपनी मिट्टी अपने देश लाया जा सके, परिजनों के सामने उसको सुपुर्द खाक किया जा सके और जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको कम से कम बेटी के आखिरी दर्शन हो सके, वो अपनी नजरों से अपनी बेटी को देख सकें। फिलहाल नोमानी साहब, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चौरसिया, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। विशंबर प्रसाद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। भगत, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विषय यही है कि पीड़ित परिवार जिस तरीके से मांग कर रहा है कि सरकार उसकी फरियाद सुने, कम से कम अब बेटी का शव जो है उसको सुपुर्द किया जाए ताकि परिजनों के सामने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया जा सके। और अगर ये भी नहीं कर सकती है सरकार तो कम से कम इतनी मदद कर दे उस परिवार की, उस बूढ़े माँ बाप की, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, उस परिवार को वहां भेजने की व्यवस्था कर दे ताकि माँ बाप जो है अपनी बेटी के आखिरी दर्शन कर लें, आखिरी बार अपनी बेटी को निहार लें, देख लें। तो फिलहाल हमारी खास चर्चा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जिस तरीके से यह घटना सामने आई वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जो परिजनों की मांग है देश के प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो निश्चित रूप से सरकार इस परिवार की फरियाद सुने और उस बेटी को कम से कम उस बेटी के शव को परिजनों के सुपुर्द करने का प्रयास करे, या तो उस परिवार को वहां पर पहुंचाने की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान कर सके ताकि वो परिवार वहां पर पहुंच सके और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार देख सके अपने सामने और उसमें शामिल हो सके। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।